नमस्कार दोस्तों। मैं राजीव आपका जियोलक्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने बात किया था कि जो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी वो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन पे रहेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरा सिलेबस है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फर्स्ट, जिसमें कि हम पार्ट फोर तक कवर करेंगे, जिसमें हमारे बेसिक रहेगा, फंडामेंटल राइट रहेगा, डीपीएसपी रहेगा और फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक हम पहला जो पार्ट रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन का वो पूरा कवर करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा स्टार्ट करने से पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अब जो हिस्ट्री है, जो इवोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ है, कहाँ कहाँ से हुआ है, क्या क्या प्रोसेस रहा है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस हुई हैं, कैसे कैसे जो ईयर बाय ईयर जो एक्ट्स थे, जो मीटिंग्स थी, जो ड्राफ्टिंग हुई, कैसे कैसे पूरा प्रोसेस हुआ है। जब तक हम वो चीज़ नहीं समझेंगे तब तक जो अगर हम कोई आर्टिकल पढ़ भी लेते हैं तो वो डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी जब तक हमको कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा बेसिक पता नहीं रहेगा। तो इस वीडियो में हम पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि जब से ये स्टार्ट हुआ था, मीन्स जब से जो फर्स्ट इसका, जैसे कि हम देखते हैं जब स्वराज बिल का था मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तब से कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ से लेके आज तक जितना भी प्रोसेस हुआ है वो देखेंगे। और पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरा प्रिपेयर हुआ था तब कितने आर्टिकल और पार्ट्स थे और अभी कितने आर्टिकल और पार्ट्स हैं, वो पूरा का पूरा हम इस पूरा कंप्लीट वीडियो जो रहेगा, कंप्लीट डिस्कशन जो रहेगा इस वीडियो में हम पूरा का पूरा करेंगे कि कैसे कैसे था, कौन कौन से ड्राफ्टिंग कमिटीज़ में थी, चेयरमैन कौन था, लीगल एडवाइज़र कौन था, किसकी हेल्प से ड्राफ्टिंग ये पूरा का पूरा पॉसिबल हो पाया है। और ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के पूरी डेप्थ जो ब्रेक डाउन रहेगा वो पूरा का पूरा हम इस वीडियो में करेंगे। तो विदाउट कोई इन्हें डिले करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ पूरा का पूरा जो भी जो डेप्थ एक्सप्लेनेशन है वो पूरा स्टार्ट करता हूँ। फिर जो लास्ट में जब हम राइटिंग पार्ट देखेंगे तो उसमें कुछ जो बेसिकली इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो जो इसमें छूट जाएंगे, जो पीपीटी जो प्रेजेंटेशन में छूट जाएंगे वो मैं बाद में राइटिंग पार्ट में पूरा का पूरा कवर कर लूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्या कहा जाता है, तो वो जैसे कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो पूरा का पूरा रिटर्न है और उसे हम पूरा का पूरा सुप्रीम रूल बुक कहते हैं। ठीक है, सुप्रीम रूल बुक, जैसे कि हमने केल्सन का जो ग्रैंड नॉर्म थ्योरी पढ़ा था तो उसमें ये बोला गया था कि जो अपेक्स अथॉरिटी होनी चाहिए उसी से पूरा क्या कहता है लॉ रेगुलेट होना चाहिए। तो हमारे इंडिया में जो क्या कहते हैं एपएस है वो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी प्रोसेस है वो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होगा। जो गवर्नमेंट है, जो जुडिशरी और कोर्ट्स हैं, पूरा का पूरा जो प्रोसेस इस्टेब्लिश्ड है वो पूरा का पूरा कोर्ट है। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी बात करें तो ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जो कि रूल्स डिनोट करता हो ताकि जो फंक्शनिंग है इंडिया में, जो भी सोसाइटी की जो पूरी की पूरी फंक्शनिंग है उसको पूरा हेल्प कर सके पूरी की पूरी फंक्शनिंग में। ठीक है, और अपने इंडिया में क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे एबो कुछ नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, कोई मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के सुप्रीमेसी में कुछ नहीं है, ना तो गवर्नमेंट है, कोर्ट है, ना ही कोई लीडर है। ठीक है, अपने यहाँ का पूरा बाइंडिंग है कि सब कुछ जो चीज़ फॉलो होगी वो किससे होगी, कॉन्स्टिट्यूशन से होंगी। ठीक है, तो अब जैसे कि हम इसकी जर्नी स्टार्ट करते हैं। जर्नी मीन्स कि कैसे कैसे प्रपोजिशन हुआ, कब ये इसका स्टार्ट हुआ, इवोल्यूशन हुआ, कहाँ से पूरा कंसेप्ट अराइज हुआ, वो पूरा का पूरा हम एक पूरा फ्लो चार्ट में देखेंगे। जैसे 1895 में स्वराज बिल के द्वारा ये पूरा बात रखी गई थी, जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने पूरा का पूरा डिमांड ऑफ राइट्स जो थे वो पूरा के पूरे प्रेजेंट किए थे। देन 1895 के बाद जो 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट थी उसमें एक अर्ली ड्राफ्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें प्रेजेंट किया गया था। ठीक है, देन 1934 में एम एन रॉय ने ऑफिशियली जो कॉन्स्टिट्यूशन ये कॉन्सेप्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में प्रेजेंट किया था। 1934 के बाद 1935 में इसकी जो नेशनल कांग्रेस थी, ठीक है, उन्होंने ऑफिशियल डिमांड इसकी रखी थी असेंबली में। ठीक है,
देन 1940 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस डिमांड और प्रिंसिपल को पूरा का पूरा एक्सेप्ट किया था। ठीक है। देन इसके बाद जब हमारा यह पूरा का पूरा एक्सेप्टेंस हो गया था, फिर इसका पूरा प्रपोजिशन स्टार्ट हुआ था। तो जो हमारा जो जो 1946 में जो कैबिनेट मिशन था, वहाँ पर पूरा का पूरा ये इसका पूरा परमिशन हो गया था। तो अब हम बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन आर्किटेक्ट जिनको माना जाता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। तो उन्होंने पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो पूरा फ्रेम था उसको पूरा कंपाइलेशन का था, फिर उसको एक लिविंग फॉर्म में लगे आना, वो पूरा बाबा साहब ने पूरा काम किया था। और उनका जो एम था, उनका कहना था कि इफ़ आई फेल टू रिमूव द ह्यूमन इनजस्टिस अंडर विच आई वॉज बॉर्न, आई विल पुट एन इन टू माई लाइफ विद अ बुलेट। मीन्स अगर उन्होंने ये कहा था, अगर मैं इंसानियत को न्याय दिलाने में फेल हो जाता हूँ, जिसमें मैं पैदा हुआ हूँ या जन्म लिया हूँ, तो मैं अपनी जो ज़िंदगी है वो गन के बुलेट से पूरी की पूरी ख़त्म कर लूँगा। मीन्स अपनी लाइफ को ख़त्म कर लूँगा अगर मैं इंसानियत को न्याय ना दिला पाया तो उन्होंने बेसिकली उनका जो कोर कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने काफ़ी सोसाइटी में हेल्प किया। कई सारे मूवमेंट्स थे जो उन्होंने अपलिफ्ट किए ताकि जो सोसाइटी के पुअर्स थे उनको पूरा का पूरा जस्टिस दिला सकें। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स में उन्होंने जो पुअर्स थे उनको जो पीपल थे उनको जस्टिस दिलाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स उन्होंने किए थे। जैसे रिजर्वेशन हो गया, जिसमें आपका एम्प्लॉयमेंट कोटाज हो गया, जो कि पॉलिटिकल रिजर्वेशंस होते हैं उनमें पार्टिसिपेशन का पार्ट हो गया। देन उसके बाद जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन थे मैरिज में था, देन प्रॉपर्टीज़ लॉज हो गए, वो पूरा का पूरा उन्होंने सारे के सारे, जैसे हिंदू कोड बिल में उन्होंने जेंडर मैरिज और प्रॉपर्टी लॉस को कंसेप्ट जो उन्होंने पूरा फ्रेम किया था, वो हमें आगे आर्टिकल में देखने को मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा जो जो भी पूरा पॉलिटिकल फ्रेमवर्क था वह बिना सोशल डेमोक्रेसी के पॉसिबल नहीं था। मेन सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए जो पॉलिटिकल एम होते हैं वो पूरा का पूरा उन्होंने इस तरह से इम्प्लीमेंट किया कि ताकि जो भी पर्सन्स हैं उनको पूरा का पूरा जस्टिस मिल सके। ठीक है। अब बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट था, जो सबसे पहला ड्राफ्ट जो प्रिपेयर किया गया था, वो सर बी एन राव द्वारा प्रेजेंट किया गया था। तो पहले हम बी एन राव के बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या थे, एक एक्सपर्ट ज्यूरिस्ट थे और एक सिविल सर्वेंट थे, पॉलिटिशियन नहीं थे। तो इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी इन था, क्योंकि जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ है, जैसे कि आपका यूएसए हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया और आयरलैंड हो गया, यहाँ के इन्होंने जाके वहाँ के पूरे जो कंसल्ट जो टॉप जजेस थे और लीगल एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने पूरा कन्वर्सेशन किया और पूरा बात किया कि कैसे कैसे जो आपके यहाँ जो लॉज हैं वो प्रोसेस हो रहे हैं। तो जो ये पूरा टॉकिंग थी, ठीक है, कन्वर्सेशन था, तो उसी की हेल्प से ये पूरा का पूरा जो फ्रेमवर्क जो इन्होंने ड्राफ्टिंग सबसे पहले जो इनिशियल ड्राफ्ट इन्होंने प्रिपेयर किया था वो अक्टूबर 1947 में इन्होंने प्रिपेयर किया था, जो कि 243 आर्टिकल्स उसमें प्रेजेंट थे उस टाइम। फिर उस जो उन्होंने इनिशियल ड्राफ्ट जो प्रिपेयर किया था उसका इम्पैक्ट ये हुआ था। देन जो ड्राफ्टिंग कमिटीज़ थी, फिर उनके द्वारा जो पूरा का पूरा उसको स्टार्ट, ताकि कोई भी जो वर्क है वो पूरा स्क्रैच से ना स्टार्ट हो, ब्लैंक पेज से ना स्टार्ट हो, तो एक पूरा का पूरा ओवरव्यू उन्होंने पूरा का पूरा दे दिया था, जिस पे आगे फर्दर कमिटीज़ में फिर डिस्कशन और डिबेट्स, फिर पूरा पूरा प्रोसेस हुआ, जैसे ताकि वो चीज़ें प्रिपेयर हो सकें। ठीक है। तो जो पूरी की पूरी जो ड्राफ्टिंग कमेटी की जो पूरी की पूरी जो लास्ट की फाइनलाइज जो टीम थी, जिसमें आगा थे, जिसमें बी एन राव के स्क्रूटनाइजिंग में पूरा का पूरा ये फाइनल वर्जन जो प्रेजेंट हुआ था, उसमें जो पूरे पर्टिकुलर जो मेन जो टीम के 7 मेंबर्स थे उनके जो पूरे नेम्स थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे जो कि लीगल एक्सपर्ट थे। ठीक है। टीटी कृष्णमचारी जो कि रिप्लेस हुए थे टीपी खैतान के उसमें। ठीक है। देन एन माधवा राव, देन जो रिप्लेस हुए थे बी एल मित्र में।
बी एल मित्र के रिप्लेसमेंट में एन माधवा राव थे, ठीक है। देन एन गोपाल स्वामी अयंगर जो कि एडमिनिस्ट्रेटर थे, के एम मुंशी जो कि राइटर और लॉयर थे, और देन आते हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो ये जो पूरी टीम थी, ये पूरा का पूरा जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोस्पेक्ट में थे उनमें पूरा डिस्कशन और पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन करके ये पूरी का पूरी फाइनल वर्जन जो प्रिपरेशन करने का था उसमें पूरी की पूरी टीम 7 की थी, ठीक है। और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे वो इस पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जिनको जो कि एक लीगल एक्सपर्ट थे, जिन्हें पूरी डेप्थ नॉलेज थी लॉ की, और जो क्या कहते हैं सोशल जस्टिस में पूरा पैशनेट थे कि कैसे कैसे सोसाइटी को जस्टिस दिलाया जा सके। फिर अब बात करते हैं, जैसा कि हमने बोला कि जो बी एन राव थे जो लीगल एक्सपर्ट जो लीगल एडवाइज़र थे, तो वो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके जो लीगल एक्सपर्ट हो जाए जैसे पूरा कम्युनिकेट किए थे, जो कन्वर्सेशन किए थे, तो उसमें फिर ये देखा गया जो गुड थिंग्स थी उनके जो लॉज में जो इम्प्लीमेंटेशन में, तो वहाँ से जो गुड थिंग जो पॉजिटिव थिंग थी वो हमने पूरा इनेक्ट अडॉप्ट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है उसमें से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया वो हम देख लेते हैं। जैसे यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स और इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कॉन्सेप्ट लिया। आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल लिया, जो कि हम अपने यहाँ देखते हैं डीपीएस पे देखते हैं, डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल पॉलिसी, ठीक है। देन यूके से जो लिया गया था यूनाइटेड किंगडम से, वो पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट लिया गया था, प्राइम मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट लिया गया था और सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लिया गया था, ठीक है। फ्रांस से हमने लिया था जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट था, इक्वलिटी का था, फ्रेटर्निटी का था, प्रियम्बल का था। ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट था ये हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से हमारा पूरा का पूरा जो था वो पूरा का पूरा लिया गया था कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब जैसे कि और जो हमारे जो इसमें जो मेंशन नहीं है वो जैसे कि मान के जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो रसिया से लिया गया था। जो पार्लियामेंट्री कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा जैसे यूके का हो गया, ब्रिटेन वहाँ से पूरा का पूरा लिया गया था। जो इमरजेंसी प्रोविज़न था वो हमारा कहाँ से लिया गया था, जर्मनी से लिया गया हुआ था। और जो अमेंडमेंट का जो प्रोसेस था कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कॉन्सेप्ट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, वो हमारा जो हुआ था वो साउथ अफ्रीका के कॉन्सेप्ट से लिया गया था, ठीक है। अब जब ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट और ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस और डिफरेंट डिफरेंट लॉज आर्टिकल्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से इनेक्ट किए गए, अडॉप्ट किए गए, तब ये दिक्कत आ रही थी कि ये किस हद तक सही है। तो जो पूरी की पूरी कमेटी थी वो पूरा का पूरा डिबेट पे थी, मतलब जो भी लॉस थे उन पे डिबेट होता था। तो कॉन्फ्लिक्ट जिसमें आता था हिंदी और इंग्लिश में आता था। तो बेसिकली जो साउथ इंडिया के जो पर्सन्स थे वो पूरा का पूरा इंग्लिश को प्रेफर करते थे। तो फाइनली में ये रिजोल्यूशन निकला कि जो भी फाइनल ड्राफ्टिंग होगी, जो वर्किंग होगा, वो पूरा का पूरा किस में होगा, इंग्लिश में होगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फाइनल ड्राफ्ट था वो पूरा का पूरा इंग्लिश में था, ठीक है। तो इसमें फिर जो बाद में जो और दिक्कत आई फिर माइनॉरिटी के राइट्स पे आई, ठीक है, कि कैसे कैसे कन्फ्लिक्ट मीन्स जो कास्ट के जो डिफरेंट डिफरेंट जो अभी तक कई सालों से जो कास्ट ऑपरेशन में है या उसका है, तो फिर उसको कैसे कैसे उसको हेल्प किया जाए अपलिफ्ट में। तो उसमें रिजोल्यूशन ये देखा गया कि उसमें रिजर्वेशन का प्रोसेस इनेक्ट किया गया, जिसमें जो SC STs हैं जो भी उनका रिजर्वेशन था, ताकि उनको सोसाइटी में जस्टिस मिल सके और चीज़ों को सोसाइटी में वो अपलिफ्ट हो सके। फिर जो डिबेट स्टार्ट हुआ था फिर सेंटर वर्सेस स्टेट में हुआ था कि किसके पास कितनी पावर रहेगी, मीन्स कौन स्ट्रॉन्गर रहेगा। कभी अगर कोई ऐसा केस आता है कि जैसे इमरजेंसी प्रोविजंस हो गया या कुछ और जो एक्टिविटीज़ हो गए जिसमें इनिशिएट इंस्टेंट डिसीजन लेने को होता है, तो उस केस में कौन कौन से किस के पास सबसे पावर रहेगी। तो उसमें ये रीजन निकला गया जो सेंटर के पास रहेगा वो पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग पावर रहेगी, ठीक है। लेकिन जो स्टेट्स हैं उनके पास भी कुछ स्पेसिफिक पावर्स रहेंगी, लेकिन जब भी ऐसा कोई प्रोविज़न आता है इमरजेंसी का तो पूरा का पूरा पावर कहाँ कन्फर्म हो जाती है, पूरा सेंट्रल पे हो जाती है, ठीक है। देन जब ये हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरा का पूरा
जो राइट अप हुआ था, तो ये पूरा का पूरा हैंड रिटन था। और ये जो हमारा वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था। सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अमेरिका का था, ठीक है, जो कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। तो ये जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, ये किसके द्वारा हैंड रिटन किया गया था? बाई प्रेम बिहारी नारायण राजदा, ठीक है, जो उन्होंने इटैलिक स्टाइल में पूरा का पूरा ये जो डॉक्यूमेंट है वो पूरा का पूरा हैंड रिटन किया था। और फिर इसको जो इलस्ट्रेशन किया था वो किसने किया था? नंदलाल बोस एंड शांति निकेतन के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने पूरा का पूरा किया था। फिर जो इसमें डिफरेंट डिफरेंट इमेजरी यूज़ हुई है डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने में, पूरा का पूरा वो जो इंडियन हिस्ट्री है, जैसे आपका रामायण हो गया, बुद्ध की लाइफ हिस्ट्री हो गई, जर्नी हो गई, जो गांधी का पूरा है, वो पूरा का पूरा इसमें जो पिक्टोरियल फॉर्म में है, वो पूरा का पूरा जो ऊपर के जो बाउंड्रीज हैं वो पूरा का पूरा उसमें मेंशन किया हुआ है। फिर इसको जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन को, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट है वो किस समय जो प्रिजर्व किया गया हुआ है, रखा हुआ है, वो किस उसमें रखा हुआ है? हीलियम फाइल केस में रखा हुआ है, जो कि कहते कहाँ पर है? जो कि पार्लियामेंट लाइब्रेरी में एक हीलियम फाइल केस में पूरा का पूरा ही रखा हुआ है डॉक्यूमेंट, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट एक ऐसा मास्टरपीस है जो कि बहुत ही, मतलब कह सकते हैं कि हार्ड वर्क और पूरा का पूरा स्ट्रगल के साथ इसको पूरा का पूरा प्रिपेयर किया गया है। तो ये एक मास्टरपीस है, ना कि कोई एक डॉक्यूमेंट है, मैनुअल है जिसको कहते हैं ऐसे नॉर्मल देखा जा सकता है। मतलब कई लोगों का पूरा इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है, कई एक्सपर्ट्स हैं, तो ये पूरा का पूरा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है एक मास्टरपीस है वर्ल्ड का। अब इसमें जब बात करते हैं तो जब डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट को, लॉस को, जो प्रोविजंस थे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से हमने जो अडॉप्ट किए थे, तो उसमें ये बात आती है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जो इसकी फ्लेक्सिबल और रिजिडिटी थी वो डिफरेंट डिफरेंट था। जैसे मान के चलिए अगर यूके का देखते हैं तो वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो फ्लेक्सिबल था, मींस जो भी उसमें अगर प्रोसेस में कुछ चेंज करने हुए तो वो सिंपल मेजोरिटी से वो चेंज कर सकते थे। जैसे कि कोई नया स्टेट हो गया, कोई बाउंड्री में चेंज करने हुआ तो सिंपल मेजोरिटी से पूरा का पूरा प्रोसेस चेंज होता है। अब बात करते हैं अगर रिजिड की, तो अमेरिका का पूरा रिजिड स्ट्रक्चर है, जिसमें अगर 50% का पूरा जो स्पेशल मेजोरिटी मिल जाती है तो उसमें आपका स्ट्रक्चर पूरा का पूरा चेंज कर सकते हैं। जैसे फेडरल स्ट्रक्चर हो गया, जीएसटी हो गया, जुडिशरी हो गया, तो ये पूरे के पूरे हैं जो कि फ्लेक्सिबल और रिजिड है। तो इंडियन अगर अगर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस उसमें रखा जाए तो वो पूरा हाइब्रिड मोड में था, मींस नाइदर वो फ्लेक्सिबल रहेगा नाइदर वो रिजिड रहेगा, वो पूरा का पूरा जो प्रोसेस रहेगा वो मिड का रहेगा। तो उसमें क्या रहेगा? अमेंडमेंट मैकेनिज्म रहेगा, जिसमें जो प्रोसेस रहेगा उसमें जो मेजॉरिटी रहेगी उस पर जो पास होगा, मीन्स कोई भी अगर जैसे बिल हो गया या कुछ अमेंडमेंट करना हुआ तो पार्टिकुलर अमेंडमेंट में कुछ इमरजेंसी या 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे पूरा जो रहेगा वो पूरा पास होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके पूरा कुछ जो भी चेंजेस हैं वो पूरा का पूरा रहेगा, ठीक है। और अभी तक का जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अभी 1950 से लेके अभी तक जितने भी अमेंडमेंट्स हो चुके हैं वो कम से कम 100+ अमेंडमेंट हो चुके हैं अभी तक के, अगर स्टिल करंट तक देखा जाए तो 1950 से। क्योंकि 1950 में जब प्रपोज हुआ था तो उस टाइम कोई भी अमेंडमेंट नहीं था। फिर उसके बाद जैसे जैसे सोसाइटी डायनमिक और जो चेंजेस होते गए फिर उसमें देखा गया कि कैसे कैसे चेंजेस अडॉप्ट करने, वो फिर हमें उसी हिसाब से अमेंडमेंट होते गए। तो जैसा कि हमने देखा कि जो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो कि फ्रॉम टॉप टू पूरा बॉटम तक पूरे जो प्रोविजंस है वो पूरा को पूरा गवर्न करता है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं तो जो पिलर्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पूरे पिलर्स हैं वो किस किस पे बेस्ड हैं? वो हमारे जो पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस चीज़ को डिफाइन करता है, जिसको हम प्रियम्बल कहते हैं, उसमें पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर आपका जो डिफाइंड है, जिसमें मेन जो पॉइंट्स जो कवर हैं वो सॉवरेन है, सेकुलर है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। सॉवरेन का मतलब हो गया आपका इंडिपेंडेंट नेशन,
ठीक है। सेकुलर का हो गया नो स्टेट, मीन्स स्टेट का कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं रहेगा, सब पूरा इक्वल रहेगा, ठीक है। सोशलिस्ट रहेगा, रिड्यूस इनक्वलिटी रहेगा, इक्वल पार्टिसिपेशन रहेगा, और कोई भी ऐसा इनक्वलिटी नहीं रहेगी कास्ट के, जेंडर के, रेशियल में पूरा कोई सोशल मतलब रेसिज्म नहीं रहेगा। डेमोक्रेटिक रहेगा, जिसमें औकात है, जो भी औकात है लीडर अपॉइंट किया जाएगा वो बाय वोटिंग किया जाएगा, कोई भी ऐसे रैंक वाइज या कोई पार्टिकुलर सेल्फ नॉमिनेशन कोई प्रोसेस नहीं है, पूरा का पूरा जो डेमोक्रेटिक पूरा रहेगा। रिपब्लिक है, जिसमें ये रहेगा जो हेड ऑफ स्टेट रहेगा वो पूरा का पूरा जो स्टेट का जो एक पर्टिकुलर हेड रहेगा, ठीक है, ना कि कोई मोनार्की सिस्टम रहेगा, ना ही कोई किंगशिप रहेगी। फिर बात करते हैं कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहा गया है। लिविंग डॉक्यूमेंट इन द सेंस कि लिविंग डॉक्यूमेंट ऐसा होता है कि जैसे जैसे सोसाइटी डायनेमिक होती जाती है, अगर कुछ भी लॉज में जो चेंज लगता है कि ये चेंजेस होने चाहिए सोसाइटी के हिसाब से, तो वो पूरा का पूरा जो जो नेचर है वो पूरा का पूरा उसी हिसाब से टाइम टू टाइम वो इवॉल्व होता रहता है, तो उसको हम लिविंग कहते हैं। कि मीन्स जैसे जैसे टाइम लैप्स होता जा रहा है वो उसी हिसाब से ढलता हुआ चला जा रहा है। जैसे कि कॉन्सेप्ट जो इसका है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट फ्रोजन इन टाइम, इट ग्रोज विद सोसाइटी वाया अमेंडमेंट्स। कि मतलब कभी ये स्टैटिक नहीं रह सकता, कभी ये फ्रोज नहीं रह हो सकता, जैसे सोसाइटी आगे इवॉल्व होती जाएगी वैसे वैसे जो भी अगर चेंजेस की नीड होती है वो अमेंडमेंट के प्रोसीजर द्वारा ये पूरा का पूरा प्रोसेस रहेगा, ठीक है। और जो ये मैकेनिज्म अमेंडमेंट का प्रोसेस होता है ये आर्टिकल 368 के थ्रू होता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल अगर देखें तो जो वोटिंग एज थी, पहले जो स्टार्टिंग में रखी गई थी 21 रखी गई थी, फिर बाद में उसको रिड्यूस करके 18 रखा गया था। फिर एजुकेशन का जो था वो राइट टू एजुकेशन जो चिल्ड्रंस का था वो डाउन किया गया था। फिर जो जीएसटी टैक्स सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। तो जैसे कि हमने पिछले देखा कि अगर थे जो भी अमेंडमेंट्स है वो 100+ हो चुके हैं। अब बात करें कि जो हमारा लिविंग डॉक्यूमेंट है, तो लिविंग डॉक्यूमेंट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अब इसकी बात करें तो सोल, जिसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोल कहते हैं, तो वो बेसिकली हमारे जो पार्ट हैं वो जैसे पार्ट 3 हो गया, पार्ट 4 हो गया। पार्ट 3 में अगर हम देखते तो फंडामेंटल राइट हो गया, ये पूरा ये आपका पूरा इक्वलिटी लिबर्टी और लाइफ का पूरा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आपका पूरा एक्सप्लेन करता है, ठीक है। आपका पार्ट 4 जो है वो डीपीएसपी है, जो कि क्या कहते हैं जो आपका स्टेट है वो पूरा का पूरा जस्टिस प्रोवाइड करेगा, जिसमें आपका इक्वल पे हो गया, कोई कास्टिज्म नहीं रहेगा, इक्वल जस्टिस रहेगा, ठीक है। और सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में जो भी स्टेट जो डिसीजन लेगी सोसाइटी के वेलफेयर में वो पूरा का पूरा डीपीएसपी रहेगा। पार्ट 4 ए जो गवर्न करता है वो ड्यूटीज़ पे गवर्न करता है, जो कि आपका जो एक पर्सन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी वो कैसे कैसे स्टेट के प्रोटेक्शन में रहेगी। जैसे इन्वायरमेंट हो गया, कोई हेरिटेज हो गया, कोई आपका मोनूमेंट हो गया, कोई नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, उसको जो पर्सन की फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो क्या क्या रहेंगी, तो वो सारा का सारा जो रहेगा ये पूरा गोल्डन ट्रायंगल रहता है, जिसमें इसको पूरा का पूरा सोल कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे कुछ एग्जाम्पल मान लेते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट में हमारा आर्टिकल से 17 में जो मेंशन किया था, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मीन्स छुआछूत जो भी कास्टिज्म हो रहा था उसको पूरा का पूरा अबॉलिश कर दिया गया था। फिर इसमें आर्टिकल 29 और 30 में माइनॉरिटी राइट्स को रखे गए थे, ताकि जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो सोसाइटी में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको पूरा अपलिफ्टमेंट हो सोसाइटी में। अब अगर बात करते हैं कि अगर कुछ कोई कन्फ्लिक्ट अराइज होता है अपने इंडिया में, अगर कोई कन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो उसमें अगर फेडरलिज्म और सेंट्रलाइजेशन का देखा जाएगा तो कैसे रहेगा, कि मीन्स किसको सुप्रीम अथॉरिटी रहेगी। तो जैसे कि हम जब इस यूनियन ऑफ स्टेट आर्टिकल 1 में देखेंगे अभी आगे चल के, तो उसमें ये रहेगा कि जो अपने जो जो फेडरल सिस्टम है, ठीक है, वो दोनों कंबाइंड है। मीन्स जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरा किस पे बेस्ड है, क्वासी फेडरल है। मीन्स इसमें जो फेडरल सिस्टम और यूनिटरी जो सिस्टम है दोनों को दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। जब कभी
नॉर्मली जब रहेगा तो ये फेडरल सिस्टम में रहेगा, जब कभी इमरजेंसी प्रोविज़न आता है तो ये यूनिटरी स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें जो पावर्स रहेंगे वो पूरा पूरा किस में ट्रांसफ़र हो जाता है, सेंट्रल के पास पूरा का पूरा चला जाता है। ठीक है। अब अगर बात करें कि जो हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, ठीक है, तो उसमें इम्यूनिटी के रखा गया है कि जो भी लॉज जो भी फ्रेम किए जाएंगे आइदर लेजिस्लेशन द्वारा, तो उनका जो पूरा का पूरा रिव्यू का सिस्टम रहेगा वो किसके पास रहेगा, जुडिशियल के पास रहेगा, ताकि जो भी लॉ फ्रेम किया जाए वो कोई भी इनकन्सिस्टेंट ना रहे फंडामेंटल राइट के, या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज मेंशन किए गए हैं, आर्टिकल्स फ्रेम किए गए हैं, उनके कोई अगेंस्ट ना जाए। जैसे जो हमारा सील्ड है वो आर्टिकल 13 पूरा का पूरा बताता है कि अगर कोई भी लॉ जो फ्रेम किया गया है, ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा, अगर वो इनकन्सिस्टेंट हुआ, फंडामेंटल के या अगेंस्ट हुआ, तो वो क्या रहेगा, स्टक डाउन कर दिया जाएगा, वो माना जाएगा कि वाइड ऑफ इनिशियो, मीन्स स्टार्टिंग से ही उसका कोई भी वैलिडिटी नहीं है। अब बात करते हैं जुडिशियल सिस्टम में अगर कोई भी फंडामेंटल राइट का मीन्स वायलेशन अगर होता है, आइदर बाय पब्लिक ऑफिसर, आइदर बाय इंडिविजुअल, आइदर बाय गवर्नमेंट, देन तो उसके जो डिफेंस में आप उसको काउंटर करने के लिए जो औकात है, आप चीज़ों को आगे प्रोसेस करते हैं, अपील कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। तो वो हमारा कौन सा आर्टिकल बताता है, 32 बताता है, जिसमें जो अपेक्स कोर्ट है, जो इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट हो गई, उसमें आप डायरेक्टली आप जो रिट्स हैं उसके थ्रू आप अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है उसको आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। तो अपने इंडिया की जो जुडिशरी है वो बेसिकली पूरा पूरा का पूरा देख रेख करती है, जो लॉ सिस्टम है, जो गवर्निंग है, पूरा का पूरा देखती है कि कोई भी लॉ सोसाइटी में अगर इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है, अगर कोई उसका निगेटिव इम्पैक्ट है, तो वो फिर उसको फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए, चेंजेस करने के लिए वो कहती है, ताकि जो उसका निगेटिव इम्पैक्ट है वो ख़त्म हो जाए। अगर तब भी नहीं ख़त्म होता है तो फिर वो जो लॉज रहेगा, जो भी पॉलिसी रहेगी, जो ऑर्डर रहेगा, वो पूरा का पूरा किस में चला जाएगा, वो स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा, क्योंकि वो उसको फिर अनकॉन्स्टिट्यूशन जो रहेगा वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। अब अगर कुछ हम डॉक्ट्रिन की बात करें, तो जैसे कि जो डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में, अभी हम जब आगे हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्ट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, तो ये जो सारे केसेस हैं ये हम पूरा का पूरा वहाँ पर डिटेल में, डेप्थ में पूरा का पूरा कवर करेंगे, कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, कौन कौन से केस थे, क्या क्या इसमें केस और जो केस के फैक्ट्स थे, फिर उसमें जजमेंट क्या आया, किस बेस पे ये इशू जनरेट हुए थे। तो ये सारे के सारे जो डॉक्ट्रिन और डिफेंस है, ये पूरा का पूरा हम किस में पढ़ने को मिलेंगे, जब आगे अभी हम डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वो पूरा का पूरा कवर करेंगे। तो बेसिकली कुछ मेजर जो डॉक्ट्रिन्स जो लिखी हुई हैं उसमें, जैसे अमेंडमेंट पे जो बात किया गया था, तो जैसे कि इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण 1975 में जो 39th अमेंडमेंट था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के था, जिसमें आका थे कोई जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं थी, उसके बियॉन्ड था, तो वो पूरा का पूरा स्टक डाउन कर दिया गया था। 1994 में जो एसआर बोमाई का केस था, तो उसमें ये था कि जो प्रेसिडेंट रूल था उसमें जो उसका मिसयूज हो रहा था, जिसमें तो उसको पूरा का पूरा इवेल्युएट किया गया था। फिर 1980 का जो मिनरेवा मिल्स था, उसमें जो था कि उसमें वो ये रूल किया गया था कि जो लिमिटेड अमेंडिंग पावर और जुडिशियल रिव्यू है, वो पूरा पूरा किस में है, वो खुद ही अपने में एक पूरा बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या है कि ये सारे के सारे जो चीज़ें मतलब चेंजेस किए गए या डिफरेंट डिफरेंट केस में जो जजमेंट आए हैं, वो पूरा का पूरा इसका इम्पैक्ट इसलिए किया गया ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोई सिंगल पॉलिटिकल पार्टी का टूल ना बन के रह जाए, या कोई उनका हथियार ना बन के रह जाए, ताकि वो अपने मनमाने तरीके से चीज़ों को अमेंडमेंट करते रहें और चीज़ों को सोसाइटी में चेंज करते रहे, जो कि सोसाइटी के गुड फेथ में ही ना हो। ठीक है। अब जैसे कि जब हम बात करते हैं कुछ चीज़ जो वर्डिंग्स अभी हम आगे पढ़ने को मिलेगी, तो हम उसका जो एक ओवरव्यू है वो हम इस वीडियो में पूरा का पूरा मेंशन कर देंगे। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर की बात होती है, तो बेसिक स्ट्रक्चर में ये था कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का वर्डिंग था, ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं था। ये एक इवोल्यूशन चेंज हुआ था, जिसमें राजनारायण केस हो गया, ए के गोपालन का केस हो गया,
ठीक है। फिर आपका उसमें सज्जन सिंह का केस आएगा, फिर उसके बाद केशवानंद का। ये कुछ 4 लैंडमार्क केसेस थे जिसमें आका थे ये पूरा का पूरा इवोल्यूशन हो रहा था कि कोई भी लॉ हो रहा था उसका जुडिशियल रिव्यू होना होता था, तो फिर उसके बाद उसका अमेंडमेंट हो जा रहा था। तो उसी को जो केशवानंद भारती स्टेट ऑफ केरल 1973 के केस में ये हुआ था, टर्निंग पॉइंट आया था कि जो पार्लियामेंट है कोई भी अमेंडमेंट करती है तो वो कोई भी अमेंडमेंट करे वो कर सकती है, उसके पास पावर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को इस देख रेख में किया जाना चाहिए ताकि उसके बेसिक स्ट्रक्चर को कोई हार्म ना हो सके। जो पिलर्स उसमें है, जो फंडामेंटल राइट्स है, जो पॉलिसीज हैं, उनके वायलेशन में कोई भी लॉ ना बने। तो ये जो जजमेंट पास हुआ था, तो ये 13 जजेस के बेंच थे जिसमें वर्डिक्ट आया था 7 और 6 का आया था, जिसमें 7 वर्सेस 6 जजेस का जो कमेंट जो वर्डिक्ट आया था उसमें ये बोला गया था, पार्लियामेंट कैन अमेंड द टेस्ट बट कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर। मीन्स कोई भी प्रोविज़न वो चेंज कर सकती है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको कोई भी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकती है। अब जैसे जो बेसिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा वो अपना पूरा सुप्रीम रहेगा, ठीक है। जो रिपब्लिकन है, डेमोक्रेटिक फॉर्म है, सेकुलर करेक्टर है, सेपरेशन ऑफ पावर है, फेडरल करेक्टर है, ये हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर के वो पूरे पूरे मेन एलिमेंट हैं। अब जैसे कि जो सोशल जस्टिस है, ठीक है, इसका जो एजेंडा था कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो विज़न था कि जो मानवता है वो आपस में पूरा का पूरा भाईचारा रखे, ठीक है, और जो कास्टलेस मीन जो सोसाइटी में जो कास्टिज्म है या जातिवाद है वो पूरा का पूरा बहुत ही कम हो जाए, जिसके लिए उन्होंने पूरा आर्टिकल मेंशन किया था, आर्टिकल 17 जो इंट्रोड्यूस किया था, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ये इस चीज़ के लिए था ताकि सोसाइटी में जो कास्ट सिस्टम है वो पूरा का पूरा लो हो जाए। लेकिन अभी जैसा कि हम देखते हैं जो करंट सोसाइटीज़ है उसमें लॉ होते हुए भी उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेयर होता है, प्रेशर होता है कि चीज़ें होती हैं। जो अभी की रियलिटी है उसमें क्या है कि लीगल बैन होते हुए भी कास्टिज़म सोसाइटी में हमें कहीं कहीं देखने को मिलती है। फिर जेंडर जस्टिस की बात करें तो जो हिंदू कोड बिल में जो मैरिज का हो गया था, जेंडर का हो गया था, तो अभी भी आका था मॉडर्न टाइम्स, अभी भी वो बैटल का टाइम है, मतलब उसमें भी में बैटल होती रहती है, लड़ाई होती रहती है कि आका थे कहीं वर्क प्लेस हो गया, कहीं इक्वल पे का हो गया। तो अभी भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसमें आका थे लॉ होते हुए भी चीज़ें इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं हो पा रही हैं। अब अगर बात करें, पहले जो आर्टिकल 21 था वो लिमिटेड था कि राइट टू लाइफ लिबर्टी था, ठीक है। फिर बाद में जब जैसे जैसे ये केस और इंसिडेंट बढ़ते गए, ठीक है, तो वो ये देखा गया कि आर्टिकल 21 लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। फिर इसको डिफरेंट डिफरेंट टाइम में इसको इवॉल्व करते करते रहा गया है, जिसमें आपका प्राइवेसी हो गया, डिग्निटी हो गया, लाइफ हो गया, आपका इन्वायरमेंट हो गया, आपका इसी में एजुकेशन का भी। तो ये सब चीज़ें जैसे जैसे सोसाइटी में नीड हुई, ये आर्टिकल 21 में चीज़ें जो कंपलसरी है डिफरेंट डिफरेंट केस के आर्गूमेंट और इंटरप्रिटेशन के द्वारा ये सारी चीज़ें रीराइट की गई ताकि जो सोसाइटी में है ये पूरा का पूरा बैलेंस बना रहे। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी लॉज है हम उसको चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ठीक है, क्योंकि लॉज जो बने होते हैं वो ह्यूमन गुड फेथ के लिए ही बने होते हैं। क्योंकि अगर हम उनको मिस यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा जो इल माइंड होता है वो पूरा का पूरा एक्टिव हो जाता है। क्योंकि फिर वो अपने अनुसार, जैसे अगर मान के चलिए कि जो लॉ बना हुआ है, अगर कोई पॉलिटिकल सुपीरियर अगर पॉलिटिकली जो स्ट्रांग है, अगर उसके हाथ में चीज़ें अपने लॉ मनमाने तरीके से आ जाता है तो लॉ होते हुए भी उसका सोसाइटी में इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं होगा। कोई भी अगर कुछ भी एक्ट होता है जो कि कास्टिज्म के बेस पे हो गया, जेंडर पे हो गया, या आपका मैरिज पे हो गया, अगर कुछ भी उसमें डिस्प्यूट आता है तो वो चीज़ लॉ होते हुए भी रिजॉल्व नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसमें क्या रहेगा, पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो लॉ एजेंसियाँ भी पूरा का पूरा ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। अगर वो काम भी करते हैं तो उनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा कि क्या कहते हैं इस चीज़ों को, मैटर को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करो, या इसमें हाई प्रोफाइल इन्वॉल्व है तो इसको चीज़ों को सॉर्ट आउट करो। तो उसमें जो जस्टिस रहेगा आपका नहीं मिल पाता है। तो काफ़ी केसेस अभी भी अनसॉल्व है, अनरिजॉल्व है, जिसमें कहते हैं जस्टिस नहीं हो पाया है, इनजस्टिस है। अब जैसे कि अभी जो करंट जो मॉडर्न टाइम चल रहा है पूरा डिजिटलाइजेशन का पूरा चल रहा है, तो इसमें भी जो
जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो लॉज हैं, उसमें ये देखा गया है कि डिजिटल एक्सेस को भी एक्सेप्ट किया गया हुआ है। ठीक है, जैसे जो केस लॉस अभी हाल ही का रिसेंटली का 2025 का जो केस था अमर जैन वर्सन यूनियन ऑफ इंडिया में, इसमें पूरा का पूरा जो फिजिकल एक्सेस था पूरा का पूरा था वो डिजिटल इंक्लूजन में पूरा का पूरा एक्सेस हो गया था। तो इसमें जो रूलिंग थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें ये किया गया था इंटरप्रिटेशन की, ये जो राइट टू लाइफ टू इंक्लूड द राइट टू डिजिटल एक्सेस मीन्स जो डिजिटल का पूरा एक्सेस था जिसमें आपका पूरा हेल्थ का है, बैंकिंग का है, गवर्नेंस का है, वो पूरा का पूरा प्रोसेस कर दिया गया था। जैसे आपका इसमें जो कुछ पॉइंट्स थे, डिनाइल डिजिटल एक्सेस, जैसे कि एग्जांपल इनएक्सेसिबल ई-केवाईसी रहता है, तो उसमें स्टेट जो मैंडेटरी कर दिया था कि कहते जो इकोसिस्टम है पूरा का पूरा डिजिटलाइजेशन में हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि जब ओरिजिनल जो 1950 में जब पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो रिप्रेजेंट किया गया था, उसमें सबसे पहले जो आर्टिकल्स थे वो 395 थे, 22 पास थे, 8 शेड्यूल्स थे, और अमेंडमेंट कोई भी उस टाइम नहीं था। तो अभी जो करंट का जो डाटा है जिसमें आका थे 2025 का पूरा डाटा रिकॉर्डेड किया गया था, अप्रॉक्सीमेटली पूरे के पूरे जो आर्टिकल्स हैं वो 448 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, जो पार्ट्स हैं वो 22 से 25 हो गए हैं, शेड्यूल्स जो थे 8 से 12 हो गए हैं। तो और जो अमेंडमेंट्स है वो 100 प्लस हैं, 100 प्लस हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जैसे कि अमेंडमेंट बेसिकली जैसे सोसाइटी जो कुछ ऐसे एक्ट्स आते हैं जिनमें जो चेंजेस की ज़रूरत होती है, तो पूरा का पूरा एक्ट चेंजेस होते हैं। शेड्यूल्स में आपके अगर देखा जाए तो शेड्यूल्स में आपके कैसे कैसे स्टेट परफॉर्म करेगा, कौन कौन सी स्टेट लिस्ट रहेंगी, कौन कौन से मैटर पे स्टेट अपना डिस्कस कर सकता है, कोई एक स्टेट दूसरे स्टेट में इंटरफेयर करने नहीं कर सकता, कब सेंटर स्टेट के केसेस में इंटरफेयर कर सकता है, वो पूरा का पूरा हम शेड्यूल में बात करेंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी जो लीगेसी है, वो लीगेसी क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन द साइलेंट इंजन पावरिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इट बैलेंसेस ट्रेडिशन विद modernity and stability with change, ensuring that while governments change, the nation remain united. Means ये वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है जहाँ पर पूरा का पूरा किससे गवर्न किया जाता है? पीपल्स के द्वारा गवर्न किया जाता है। अगर कोई भी लीडर अगर वो सोसाइटी के उसमें काम नहीं करता है, तो जो पीपल्स है उसको फिर वापस से उसको आकर रीएलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट लीडर को, ताकि अगर क्योंकि पूरा का पूरा जो पावर है वो किसके उस पे है? पीपल पे है। और ये जो क्या बैलेंस करता है, ये उस ट्रेडिशन को बैलेंस करता है जो मॉडर्निटी और जो भी चेंजेस आते हैं मॉडर्न और चेंजेस में जो स्टेबिलिटी रहता है, वो पूरा का पूरा ये ट्रेडिशन का पूरा का पूरा बैलेंस करता है। और जो भी गवर्नमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट्स है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ हैं, वो अगर जो भी पावर में आती हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं, तो वो भले ही हर बार चेंज होती रहे, लेकिन जो नेशन रहेगा, जो राष्ट्र रहेगा, वो हमेशा एक एक एकजुट रहेगा, यूनाइटेड रहेगा। मीन्स वो कभी खंडित नहीं होगा। तो ऐसा जो हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पूरा के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की लीगेसी है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो डिफरेंट डिफरेंट आगे जो जनरेशन है वो पूरा का पूरा ये आगे ये कंटिन्यूएशन में रहेगा। डिफरेंट डिफरेंट जो लॉज हैं वो ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंटेशन है, ऐसे ऐसे उनको फ्रेम किया गया है ताकि वो आगे सिर्फ उनका अपलिफ्टमेंट ही होता रहेगा, वो कभी डिनाइल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसका पूरा का पूरा जो एजेंडा है वो कैसे है? द डॉक्यूमेंट लिव एज लॉन्ग एज द पीपल डिफेंड इट्स वैल्यूज़। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी उसमें रिटर्न प्रोविजंस है, जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी उसमें प्रोविजंस मेंशन किए हुए हैं, तब तक पूरा का पूरा लाइव में रहेंगे जब तक उनकी एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ रहेगी और उनको डिफेंड किया जाएगा। क्योंकि ये लॉज अगर डिफेंड नहीं हुए, अगर इनको कोई पॉलिटिकली अपने कंट्रोल में ले लेता है, तब ये फिर कॉन्स्टिट्यूशन का जो यूज़ रहेगा, मिसयूज़ रहेगा, वो पूरा का पूरा गुड फेथ में कभी भी नहीं हो सकता है। तो उसका हमेशा फिर मिसयूज़ होना स्टार्ट हो गया। फिर जो भी आपका गुड फेथ में, जैसे आपका रिजर्वेशन हो गया, आपका जो जेंडर इक्वलिटी हो गया, अगर किसी ऐसे पॉलिटिकली इन्फीरियर में पॉलिटिकली सुपीरियर पार्टी में अगर अपने गुड फेथ में यूज़ करने लगे, तो फिर वो आपका जो इक्वल जस्टिस है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। जेंडर इक्वलिटी रहेगा वो आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कास्टिज्म रहेगा वो पूरा का पूरा अपलिफ्ट हो जाएगा। उसमें जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन रहेगा वो पूरा का पूरा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमको किस में देखने को मिलती हैं? ये पूरा का पूरा हम
पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा ओवर लेआउट है ये पूरा का पूरा हमने देखा है। ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पार्टिकुलरली बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक जो हम चीज़ें रहेंगी वो पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है। और जो डिफरेंट डिफरेंट लैंडमार्क केसेस हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में से फंडामेंटल राइट्स हो गया, जो आर्टिकल 13 और 396 का, इस पे एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो रहेगी जिसमें पूरा का पूरा एक बैटल रहेगा, मतलब एक उसको कहे तो एक पूरा युद्ध रहेगा जिसमें आका था पार्लियामेंट और जुडिशरी की उस पर रहेगा पूरा का पूरा युद्ध। आर्टिकल 13 और आर्टिकल 396 कैसे कैसे मतलब अमेंडमेंट होते थे और उनका रिव्यू होता था, फिर जैसे जैसे चेंज होता गया फिर दूसरा कोई अमेंडमेंट होता था। ये पूरा का पूरा एक पूरे केसेस की पूरी लिस्ट है, वो पूरा का पूरा हम डेप्थ में पूरा डिटेल कैसे कैसे ये पूरा बैटल हुआ कि कैसे कैसे चेंजेस आने शुरू हुए, तो वो चीज़ें हम पूरा आर्टिकल वो एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी जो अभी जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्योंकि जो एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो अब डिले हो गया है, तो उसमें गैपिंग भी हो गई है, शिफ्ट हो गया है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो वीडियो रहेगी पार्ट 1 to 4 रहेगी वो पूरी की पूरी डिवाइडेड पार्ट में रहेगी। जैसे मान के चलिए एक वीडियो में कंबाइंड पार्ट हो गया पार्ट 1 एंड पार्ट 2, पार्ट 3 आपका सेपरेट हो गया, पार्ट 4 एंड 5 आपका एक में हो जाएगा, या पार्ट 4 आपका सेपरेट हो जाएगा, पार्ट 4A आपका सेपरेट हो जाएगा। तो जैसे जैसे नीड होगी इस चीज़ की वैसे वैसे हम इसको सेपरेट कर देंगे। फिर बाद में एक पूरी जो ऑल इन वन पूरी एक पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक जो एक वीडियो रहेगी तो वो पूरी पूरी एक कंबाइंड हो जाएगी। ठीक है। जब ये पूरा हमारा थ्योरेटिकल डिस्कशन हो जाएगा देन उसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं 2014 से लेकर 2025 तक वो पूरे का पूरे हम वापस एनालिसिस करेंगे। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जो जो भी हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा ओवर लेआउट देखा है वो सभी लोग को इजी पूरा एक्सप्लेन हो गया होगा, कैसे कैसे हमारा कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ, कहाँ कहाँ से जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया हुआ है, और जो हमारी कमिटीज़ थी उसमें कौन कौन से मेंबर थे, कब ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट हुआ था। तो ये पूरा का पूरा हम अभी देखते हैं। एक बार मैं राइटिंग में आपको कुछ आपको कुछ डेट्स कुछ बता देता हूँ जिसमें जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम में जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो इवॉल्व हुआ था वो मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले तो अगर हम ये देखें ठीक है, तो सबसे पहले जो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। अब इसमें अगर हम बात की अगर इसमें हम जो डेट्स की अगर बात करें तो जो मोतीलाल जो 1928 में जो क्या थे फर्स्ट मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट थी। ठीक है। देन 1940 राव में BN राव ने इसको कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में इसको रखा था। इसको प्रेजेंट किया था। देन जो इसके पहले था 1935 में जो कांग्रेस थी उसको एक्सेप्ट किया था, जो कॉन्सेप्ट था उसको एक्सेप्ट करके असेंबली में पेश किया था। क्योंकि जब हम अपने राइट्स की बात करने लगे गए थे तो ब्रिटिश जो
गवर्नमेंट ने उन्होंने बोला था कि आपका खुद का जो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए वो आप ड्राफ्ट कीजिए, तब जाके हम उसको मतलब जो रहेगा उसको हम आगे इनैक्ट करेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद जब हम देखते हैं, जब बीएन राव के रिपोर्ट के पहले जो 1940 में जब ब्रिटिश ने जो एक्सेप्ट किया था, एक्सेप्टेंस बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। देन उसके बाद बी एन राव ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो ड्राफ्ट का प्रपोजल रखा था, फिर उसके बाद कैबिनेट में इसको आका थे एक्सेप्टेंस मिल गई थी। कैबिनेट में इसको एक्सेप्टेंस मिल गया था। ठीक है। जो सबसे पहले जो कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे, वो पहले टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। देन उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे उन्हें अपॉइंट किया गया, और वो कैसे थे, परमानेंट मेंबर थे, उनका परमानेंट अपॉइंटमेंट हुआ था। फिर 13 दिसंबर को 1946 को जो प्रियम्बल था उसका पूरा का पूरा प्रपोजिशन रखा गया था। प्रियम्बल का प्रपोजल रखा गया था। देन उसके बाद फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, वो कौन थे, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। और जो डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज़ थी वो जो ड्राफ्टिंग के प्रोसेस में लगे हुए थे, डिफरेंट डिफरेंट पहलुओं को जो आका थे इंटरप्रेट कर रहे थे। टोटल कितनी थी, 8 मेजर जो कमिटीज़ थी वो कमेटी थी। और जो इस डॉक्यूमेंट को जो टाइम लगा पूरा का पूरा प्रिपेयर होने में, वो कितना टाइम लगा, 2 years 11 month और 18 days। और जो सेशन पूरे के पूरे चले थे, 11 सेशन थे, 11 सेशन थे। और टोटल कितने थी मीटिंग जो थी, वो 65 डेज हुई थी मीटिंग के, मतलब जो मीटिंग हुई थी वो 65 डेज की मीटिंग थी। उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रखा गया था, जो पूरा का पूरा पार्ट और वो थे, बारह जो थी, बारह आपकी जो थी वो अनुसूची थी। ठीक है। टोटल आपके कितने थे, 22 पार्ट्स थे। वो आर्टिकल कितने थे, 395 आपके आर्टिकल्स थे।
और जो मैंने अभी पिछली वाली पीपीटी में जो मिस कर दिया था मैंने, जो प्रेसिडेंट थे जो टेम्परेरी थे, उनका नाम लिखना मैं भूल गया था। उनका नाम था डॉक्टर सचिना सचिदानंद सिन्हा। दानंद सिन्हा, ये पहले पहले जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे, इन्हें पहले टेम्परेरी बनाया गया था, फिर उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी को पूरा का पूरा परमानेंट कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया गया था। और ये बेसिकली प्रेसिडेंट किसके थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। ये जो प्रेसिडेंट थे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे। फिर जब ये रखा गया कि मतलब कैसे कैसे प्रपोज होगा कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर उसमें ये बात रखी गई कि सबसे जो मोस्ट जो आज जिस नॉलेजेबल पर्सन है उनको ये चीज़ें अपॉइंट किया जाए। तो फिर उसमें जो कमिटीज़ में पूरे के पूरे थे जो मेंबर थे, वो जैसे BN राव हो गए जो लीगल एडवाइज़र थे, जो लीगल एक्सपर्ट थे, जिन्होंने पहले प्रपोज किया था। फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो गए, जिन्होंने पूरा का पूरा जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे, और पूरा का पूरा जो आर्किटेक्ट है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा फ्रेम करके उसको फाइनलाइज किया था। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा हमारा जो रहा है, ये पूरा का पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा जो हिस्ट्री थी, इवोल्यूशन था, ये पूरा का पूरा हमको इसमें देखने को पूरा का पूरा वीडियो जो हमने कवर किया है, ये पूरा का पूरा हमारा डेप्थ में पूरा कवर हो गया है। अगर इसमें कोई भी किसी बच्चे को भी कोई भी डाउट होता है तो वो हमें डायरेक्टली पूछ सकता है, वो कमेंट कर सकता है चैनल पे। और डायरेक्टली अगर कोई और भी डाउट्स है या कुछ फर्दर क्वेरीज हैं तो वो डायरेक्टली geolexacademy@gmail.com पर मेल भी कर सकता है। और अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो भी फर्दर स्टूडेंट अपना पूछ सकता है, क्वेरी रख सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें रहेंगी जो अभी तक हमने इस वीडियो में कवर किया, क्योंकि बेसिकली कोई भी सेशन स्टार्ट करने से पहले उसका उस सब्जेक्ट का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होना ज़रूरी होता है, ताकि चीज़ें जो हैं हम उसका कॉन्सेप्ट जो है, उसका बेस जो फाउंडेशन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या चीज़ें है, क्या वो हमारे लिए वैल्यूबल कितना है, सोसाइटी के लिए वैल्यूबल कितना है, वो समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, अब पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंट आर्टिकल्स डिफरेंट करेंगे, लैंडमार्क केसेस की बात करेंगे कि कैसे कैसे जो फैक्ट्स और जजमेंट है उन पे आकर थे, लैंडमार्क जजमेंट आया है, कौन कौन सी सिचुएशन ऐसी अराइज हुई थी जिसपे लैंडमार्क जजमेंट आए थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल के चेंजेस हैं, जो इवोल्यूशन है, अडॉप्शन है, इनैक्ट है, प्रोविजंस है, कैसे कैसे प्रोसेस हुआ, वो आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आती है या कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप फर्दर अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।